Hello दोस्तों, today we will discuss about the biography and important work of Robert Lee Frost. And you know very well दोस्तों, this chapter is very important for PGT इंग्लिश। तो दोस्तों अगर हम बात करें इनकी बायोग्राफी और वर्क को लेकर के, यहाँ से हमारे पीजीटी इंग्लिश में कभी भी यानी कि जब भी हमारा पीजीटी का एग्जाम होगा तो एक दो क्वेश्चन जरूर रखा हुआ मिलेगा दोस्तों। तो इसीलिए ये राइटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बात आप भी बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों जानते हो। तो चलो समय को ज़्यादा बर्बाद करते हुए समय का ख्याल रखते हुए दोस्तों हम लोग आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। हम अगर दोस्तों बात करें रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की, तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एक बहुत ही फेमस अमेरिकन कवि थे, अमेरिकन पोइट थे और उनकी रचनाएं अमेरिका में प्रकाशित होने से पहले ही अगर मैं बात करूं तो इनकी रचनाएं इंग्लैंड में प्रकाशित हो चुकी थी दोस्तों। और इनकी अगर हम जन्म की बात करते हैं दोस्तों, तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जन्म जो है वो 26 मार्च 1874 को हुआ था। लेकिन कहाँ हुआ था दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस में हुआ था दोस्तों। कहाँ? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट 26 मार्च 1874 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में इनका जन्म हुआ। अगर हम दोस्तों इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु दोस्तों हुई थी 29 जनवरी 1963 को और लगभग 88 वर्ष की अवस्था में। कहाँ हुई थी दोस्तों? बोस्टन में, बोस्टन मैसाचुसेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसका टफ है बट ध्यान से करोगे तो टफ भी नहीं लगेगा आपको। मैसाचुसेट्स, फिर रिपीट करता हूँ, बोस्टन मैसाचुसेट्स, बोस्टन मैसाचुसेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों, यानी कि यूएस में। अब अगर हम बात करते हैं इनके ऑक्यूपेशन की, तो दोस्तों इनके ऑक्यूपेशन ये पोइट थे और प्ले राइटर थे दोस्तों। अब अल्मा मैटर इन्होंने, जो हमारे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट थे, इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, इनकी एजुकेशन कहाँ थी? तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो डारमाउथ कॉलेज, और डारमाउथ कॉलेज से भी इन्होंने कोई डिग्री नहीं ली दोस्तों। आपको पिक में दिखाई दे रहा होगा डारमाउथ कॉलेज का लोगो। तो यहाँ इन्होंने अपनी शिक्षा को ग्रहण किया लेकिन यहाँ से इन्होंने कोई डिग्री नहीं ली। इसके बाद दोस्तों ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए बट वहाँ से भी इन्होंने कोई डिग्री नहीं ली दोस्तों। ओके, हार्वर्ड विश्वविद्यालय से भी। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये देखो यहाँ पर अगर हम पिक में आपको थोड़ा सा दिखा पाए दोस्तों, तो ये हैम्पशायर है, स्टेट ऑफ न्यू हैम्पशायर, और हैम्पशायर का फ्लैग दोस्तों ये है। ओके, और ये आपको नक्शे में दिखाई दे रहा होगा रेड कलर का, ठीक है, मैप ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विद न्यू हैम्पशायर, जो कि हाईलाइटेड यहाँ पर रेड कलर से किया गया है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों इनके कुछ नोटेबल वर्क की बात करेंगे कि इन्होंने कौन कौन से नोटेबल वर्क इनके कौन कौन से थे। तो आप बॉयजविल और नॉर्थ ऑफ बोस्टन, कौन सा दोस्तों? आप बॉयजविल और नॉर्थ ऑफ बोस्टन। इसके बाद दोस्तों इनके कुछ नोटेबल अवार्ड भी थे। ये 4 बार इनको पुलित्जर प्राइज से भी दोस्तों पोएट्री के लिए इनको दिया गया और इनको कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया दोस्तों। इन्होंने जो शादी की थी दोस्तों, अगर हम बात करें इनके शादी की, तो एलिनोर मरियम वाइट से 1895 ईस्वी में इन्होंने जो है इनसे जो इनकी बर्थ डेट थी वो थी। और ये जो मर गई थी दोस्तों, वो कब मरी थी? 1938 ईस्वी में। कौन? एलिनोर मरियम वाइट, जो इनकी जीवन साथी थी, स्पाउस थी, अर्थात जिनके साथ इन्होंने जीने मरने की कस्में खाई थी। ओके दोस्तों, तो आगे हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट। तो अब आपको समझ आ गया होगा दोस्तों इनकी मैरिज कब हुई थी? 1895 को, और ये कब मर गई थी? 1935 में दोस्तों। तो ये डेट जरूर याद रखना कि
एलिनॉर मरियम वाइट से इनकी दोस्तों शादी कब हुई थी? 1895 को। लेकिन ये जोड़ी, एक खूबसूरत जोड़ा, कब तक चल पाया? लगभग 1938 ईस्वी तक चल पाया। इनके दोस्तों 6 बच्चे थे। ओके, चिल्ड्रन इनके टोटल कितने थे? 6। और 6 के नाम दोस्तों कौन कौन से थे? एक एलियट था, दूसरा लिस्ले, कैरोल, इरमा, मैरजारी और एलिनार बेटेना। ये 6 बच्चों के इनके नाम थे दोस्तों। फिर मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। एलियट, लिस्ले, कैरोल, इरमा, मैरीजारी, ओके, और एलिनार बेटिना। दोस्तों ये इनकी संतानों के नाम थे। अगर हम बात करें रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की दोस्तों, तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट थे और हिज कंपोजिशंस, उनकी कविताएं बर पब्लिश हुई थी इन इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में। बिफोर बीइंग पब्लिश्ड इन दी यूएस, यानी कि यूएस में पब्लिश होने से पहले ही इनकी सभी कविताएं दोस्तों कहाँ पब्लिश हो चुकी थी? इंग्लैंड में दोस्तों पब्लिश हो चुकी थी। आगे अगर हम बात करें, ही रिसीव्ड, इन्होंने रिसीव किया अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा इनको सम्मान मिला। कहाँ? इन द लिटरेरी वर्ल्ड, साहित्यिक जगत में, साहित्यिक दुनिया में दोस्तों इनको बहुत ज़्यादा सम्मानित नज़रों से देखा जाता था। अर्थात जहाँ पर भी ये जाते थे दोस्तों, वहाँ पर इनको सम्मानित किया जाता था। ओके, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन। अब दोस्तों इनको लिटरेरी वर्ल्ड में इतना ज़्यादा सम्मान क्यों मिलता था? बिकॉज ऑफ के कारण, हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन, अर्थात ये जितना भी डिपिक्शन करते थे, डिपिक्ट करते थे दोस्तों, वो एकदम रियलिटी को, यानी कि रियलिस्टिक डिपिक्शन, इनका सजीव चित्रण रहता था दोस्तों। कैसा? एकदम अपनी कविताओं में या जो भी प्ले राइट करते थे उनमें ये एकदम सजीव चित्रण जो है वो प्रस्तुत करते थे आप रूरल लाइफ, यानी कि, और इनको दोस्तों रूरल कवि के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इनको जो रूरल लाइफ के बारे में एकदम अपना कविताओं के बारे में या जो भी प्ले राइट करते थे उनमें भी ये रूरल लाइफ को बहुत ही बखूबी, बहुत अच्छे तरीके से सजीव चित्रण करते थे। इनकी जब भी कविताओं को या इनके प्ले राइट को जब भी प्ले को पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं, ऐसा लगता था पढ़ते वक्त कि सारी घटनाएं एकदम हमारे सामने ही हो रही हों दोस्तों। अब आगे अगर हम बात करेंगे कि एंड हिज अथॉरिटी ओवर द अमेरिकन and his authority over the American in ओके, इंडिजेनियस। अच्छा, इंडिजेनियस दोस्तों क्या होता है? इंडाइजेनियस का अगर हम बात करें तो इंडाइजेनियस स्वदेशी भाषा के लिए कहते हैं दोस्तों। हिंदी में इंडाइजेनियस क्या कहलाता है? स्वदेशी भाषा, यानी कि इंडाइजेनियस लैंग्वेज, कोलोक्वल लैंग्वेज भी बोलते हैं दोस्तों। अपनी बोलचाल की भाषा को कोलोक्वल लैंग्वेज या इंडाइजेनियस लैंग्वेज दोस्तों। तो ये एक कोलोक्वल लैंग्वेज का, यानी कि अपनी जो है देर रात की बोलचाल की भाषा को अपने वर्क में बहुत अच्छे से डिपिक्ट करते थे। ओके दोस्तों, ही इज काउंटेड एज पॉपुलर, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और क्रिटिकली रिस्पेक्टेड पोइट के साथ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सम्माननीय कवियों के साथ इनकी तुलना होती थी आप दी 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं सदी के जितने भी कवि होते थे उन सभी अच्छे कवियों के साथ इनकी तुलना होती थी दोस्तों। क्लियर हो गया? गिनती होती थी। यानी कि फ्रॉड, आगे कहा गया है दोस्तों फ्रॉस्ट, यानी कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, रॉबर्ट इनका पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, रिसीव करते हैं ओके मैनी एक्कोलेट्स, यानी कि बहुत सा, एक्कोलेट्स का मतलब होता है सम्मान, वाहवाही, यानी कि बहुत प्रशंसनीय, यानी कि ये सम्मान रिसीव करते हैं, एक्कोलेट्स सम्मान रिसीव करते हैं फॉर हिज राइटिंग, अपने लेखन कार्य के लिए। तो दोस्तों इनको अपने लेखन कार्य के लिए कई सारे सम्मान से नवाजा जाता है। मैं दोस्तों इनके लेखन कार्य के अगर थोड़ा सा वर्णन करूं, बताऊं आपको, तो 4 बार इनके लेखन कार्य के लिए इनको पुलित्जर प्राइज से भी नवाजा गया था और इनके नाम को 31 बार दोस्तों नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था दोस्तों, बट एक भी बार इनको नोबेल प्राइज नहीं दिया गया, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज़ बीन अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को हैज़ बीन अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज
4 टाइम ओनली फॉर हिज पोइट्री राइटिंग। अपनी पोइट्री राइटिंग के लिए इनको 4 बार जो है वो कैसे पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया। दोस्तों अगर आपको इंग्लिश को समझने में थोड़ी सी भी मुश्किल हो तो हमने इसको डोइट लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है दोस्तों। क्योंकि कहते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को या किसी भी भाषा को पहले खुद के एटमॉस्फेयर में किसी के जीवन गाथा को अगर समझ लेते हैं ना तो बाद में हमको उनके बारे में बेहतरीन चीज़ें समझ आने लगती हैं। तो रॉबर्ट लिप्लास्ट, एक बार तेज़ी से मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये लैंग्वेज हमारी बहुत बेहतरीन होती है बिकॉज ऑफ नेटिव लैंग्वेज, क्योंकि ये हमारी एक मातृभाषा है जिसको हम बहुत आसानी से समझ लेते हैं। रॉबर्ट लिप्लास्ट का जन्म कब हुआ दोस्तों? 26 मार्च 1874 को, और इनकी मृत्यु हो गई थी 29 जनवरी 1963 को। यह एक अमेरिकी कवि थे। उनकी रचनाएं अमेरिका में प्रकाशित होने से पहले दोस्तों इंग्लैंड में प्रकाशित हो चुकी थी, पब्लिश हो चुकी थी दोस्तों। ग्रामीण जीवन के यथार्थपूर्ण एकदम रियलिस्टिक चित्रण करते थे। हमने कहा ना सजीव चित्रण दोस्तों ये करते थे। ओके, और अमेरिका की जो देशज भाषा क्या होती है? हमारी जो रूरल लैंग्वेज होती है, नेटिव लैंग्वेज होती है, या हम एक कह सकते हैं बर्थ लैंग्वेज। जैसे हमारे यहाँ हमारे गांव में बहुत बेहतरीन लैंग्वेज बोली जाती है। और बताओ क्या कर रहे होगे, कहाँ जा रहे हैं, बैठ जाओ यहाँ पर। इस तरीके की जो हमारे हर जगह की, आप इलाहाबाद साइड जाएंगे वहाँ की जो है कोलोquial लैंग्वेज कुछ अलग होगी, देशज लैंग्वेज कुछ अलग होगी दोस्तों। तो इसी तरीके से ये अपनी कोलोquial लैंग्वेज के लिए बहुत अच्छे से जाने जाते थे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, और ये अपने वर्क में इस लैंग्वेज का बखूबी जो है प्रयोग किया करते थे दोस्तों। तो अमेरिकी देशी भाषा पर अधिकार की वजह से उन्हें साहित्य जगत में जो है बहुत सम्मान मिला, यानी कि उन्होंने किसी भी तरीके से कोई शर्म महसूस नहीं की, और अपनी जो लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज में बेहतरीन तरीके से चीज़ों को डिपिक्ट किया, बेहतरीन तरीके से लोगों को समझाया। किसी ने सच ही कहा है कि जो है माई क्वालि योर सेटिस्फैक्शन इज माई क्वालिफिकेशन। आपकी संतुष्टि ही मेरी योग्यता है। अगर आपको मैं संतुष्ट नहीं कर पाता तो मैं चाहे जितना भी डिग्रीधारी हूँ, चाहे जितना भी योग्य हूँ, मैं आपके लिए योग्य नहीं हो सकता दोस्तों। तो जो अपनी बातों से या अपने मेथड से, अपने तरीके से सामने वाले को सेटिस्फाई कर ले जाए, संतुष्ट कर ले जाए दोस्तों, उसके लिए वही विद्वान होता है। इसीलिए कहा गया है योर सेटिस्फैक्शन इज माई क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों ये अपनी भाषा से, देशज भाषा का प्रयोग करके जो इनके पाठक रीडर हुआ करते थे दोस्तों, प्रशंसक हुआ करते थे, उन प्रशंसकों के दिल पर ये क्या करते थे? राज किया करते थे दोस्तों। उनकी गिनती 20वीं सदी के जो 20वीं सदी के जितने भी 20th सेंचुरी पोइट थे उनमें बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया, और जितने भी क्रिटिकल राइटर थे समीक्षकों द्वारा सम्मानित कवि के रूप में की जाती थी। फ्रॉस्ट को उनके लेखन के लिए ढेर सारे सम्मान मिले। उनकी कविता लेखन के लिए ही फ्रॉस्ट को कविता लेखन के लिए ही जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे उनको 4 बार पुलित्जर प्राइज से भी सम्मानित किया गया दोस्तों। अगला हम बात करेंगे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बाद। एक क्विक रिवीजन करा रहा हूँ दोस्तों, तेजी से कर लीजिएगा। क्विक रिवीजन में हम फिर रिपीट करते हैं, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जन्म कब हुआ, ओके, इसके बाद उनकी मृत्यु कब, कहाँ, कैसे हुई, उसको ज़रा एक बार तेजी से क्विक रिवीजन में समझ लीजिए दोस्तों। अब उनका जन्म, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जन्म जो हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था? 26 मार्च 1874 को सेंट फ्रांसिस्को। कहाँ हुआ था दोस्तों? जरा यहाँ से समझिएगा। अगर प्रोनाउंसिएशन करने में कोई दिक्कत आया आपको तो ये हिंदी इसीलिए मैंने दिया है, आप यहाँ से अच्छे से प्रोनाउंसिएट करना सीखिए, अच्छे से इनसे संबंधित जो भी प्लेसेस नेम है उनको अच्छे से अपने दिमाग में मेमोराइज कर लीजिए दोस्तों। कोई भी चीज़, कोई भी पॉइंट हमारा मिस नहीं होने पाए रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में, क्योंकि आप जानते हो 4 ही राइटर हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अमेरिकन राइटर में। अर्नेस्ट मिलर हमिंगवे, ओके, एक हमारे ये रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हो गए, इसके बाद वॉल्ट विटमैन हो गए, ओके। तो ये कुछ राइटर हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से देख करके जाना है दोस्तों। कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ हुआ जन्म? सेंट फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों। मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी दोस्तों?
29 जनवरी 1963 को लगभग 88 वर्ष की अवस्था में बोस्टन के मैसाचुसेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और इनका व्यवसाय क्या था? ये बहुत ही अच्छे पोइट और प्ले राइटर थे दोस्तों। नोटेबल ऑनर की बात करें तो दोस्तों इनको 4 बार जो है पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया दोस्तों। और किसके लिए? पोएट्री के लिए। इनकी स्पाउस, इनकी जीवन साथी, जीवन संगनी, जिनके साथ इन्होंने जीने मरने की कस्में खाई थी, अर्थात अगर हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार मैं बात करूं, जिसके साथ इन्होंने 7 फेरे लिए, 7 कदम चले। ओके, अर्थात बहुत खूबसूरत जीवन की पारी को शुरुआत किया। और वो उनका नाम क्या था? एलिनोर, ओके, मरियम वाइट। क्या नाम था? एलिनोर मरियम वाइट इनका नाम था, जिनकी मैरिज हुई थी दोस्तों 1895 में, और 1938 में जो है इनकी वाइफ की मृत्यु हो गई दोस्तों। इनके 6 बच्चे थे। 6 बच्चों के नाम हमने दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं, एक बार इनको देख लेना। ओके, पहले का नाम एलियट था दोस्तों, दूसरे का नाम ओके लिस्ले था, तीसरे का नाम कैरोल, इर्मा, ओके, मैरजारी और एलिनार बेटेना। फिर रिपीट करता हूँ दोस्तों, फिर से एक बार समझ लीजिए। एलियट, ओके, लिस्ले, कैरोल, इर्मा, मैरजारी, एलिनार बेटिना। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थोड़ा सा दोस्तों इनकी लाइफ इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम इनके लाइफ इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं तो देखिएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज बॉर्न इन दी, ये दोस्तों इन उसी का हिंदी है जिसे हम आपको बता ही चुके हैं कि बॉयजविल, नॉर्थ बोस्टन, उल्लेखनीय पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार मिला था, जीवन साथी। और इनके चारों पुत्रों के नाम यहाँ पर दोस्तों मैंने हिंदी में भी दे दिए, जिससे कि आपको एग्जाम के टाइम पर अपने पॉइंट्स को क्लियर करने में कोई मुश्किल ना हो। क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें सीखने में वक्त लगता है, लेकिन अगर उसे अपनी लैंग्वेज में सीखने का मौका मिल जाता है तो उन चीज़ों को हम बहुत आसानी से सीख जाते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पर तुमको तुम्हारी अनुसार, अर्थात बेहतरीन तरीके से एकदम जीरो लेवल से लेकर के पूरा का पूरा पीजीटी और टीजीटी की तैयारी करवाऊंगा। यहाँ पर एलियट, लेस्ले, कैरोल, इर्मा, मैरजारी और एलिनार बेटिना इनकी। तो दोस्तों हम इनके कुछ जीवन परिचय की बात करेंगे। अगर जीवन परिचय की हम बात करते हैं तो दोस्तों रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जो जन्म हुआ था वो यूनाइटेड स्टेट द कैलिफोर्निया स्टेट सैन फ्रांसिस्को वाजिन टाउन, अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुआ था। वंस मोर आई रिपीट माय वर्ड, लिसन केयरफुली दोस्तों। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुआ था। फ्रॉस्ट के पिता एक शिक्षक थे जो बाद में सैन फ्रांसिस्को के एक शानदेह जो है दैनिक अखबार के क्या हो गए थे दोस्तों? संपादक हो गए थे। जरा समझिए, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के जो पिताजी थे वाज अ टीचर, एक अध्यापक थे, हु मीन्स जो लेटर बाद में बिकेम बन गए द एडिटर, संपादक बन गए। और कहाँ दोस्तों? ऑफ आ डेली न्यूज़पेपर में इन सैन फ्रांसिस्को। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के पिता एक शिक्षक थे जो बाद में सैन फ्रांसिस्को के एक डेली न्यूज़पेपर अखबार के संपादक हो गए दोस्तों। अब हम आगे बात करेंगे। अगर हम यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो ही आल्सो अप्लाइड फॉर द सैन फ्रांसिस्को टैक्स कलेक्टर, ओके, बट कुड नॉट सक्सीड। यहाँ से इस पॉइंट को समझिएगा दोस्तों कि उन्होंने सैन फ्रांसिस्को के टैक्स कलेक्टर के लिए भी आवेदन किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। किसे दोस्तों? फिर से रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट को, यानी कि ही आल्सो अप्लाइड फॉर दी सैन फ्रांसिस्को टैक्स कलेक्टर बट ही कुड नॉट सक्सीड। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को के टैक्स कलेक्टर के लिए भी आवेदन किया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल सकी दोस्तों। अब आगे क्या हुआ? इनके जीवन की एक बहुत ही दुखद घटना घटी दोस्तों कि
आफ्टर द फादर्स अनटाइमली डेथ, इनके पिता की असमय मृत्यु हो गई। ओके, फर्स्ट केम टू हिज ग्रैंडफादर इन, ओके, और कहा अपने पिता, यानी कि लेकिन यहां से समझिए कि पिता की असमय मृत्यु के बाद जो फ्रॉस्ट थे, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट थे, उनके दादा के पास, ओके, मैसाचुसेट्स आ गए। कहाँ आ गए दोस्तों? मसाचु मसाचुसेट्स, फिर रिपीट करता हूं, मसाचुसेट्स में आ गए, वेयर ही वाज एजुकेटेड, जहां पर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई दोस्तों बोस्टन में। अगला हम बात करेंगे, अल्दो फ्रॉस्ट वाज आइडेंटिफाइड एज राइटर ऑफ रीजनल एंड रूरल लैंग्वेज। ये पॉइंट दोस्तों याद रखना, यद्यपि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट को किस रूप में जाना जाता है? एक रीजनल यानी कि क्षेत्रीय या रूरल भाषा यानी कि रूरल लैंग्वेज के कवि के रूप में जाना जाता है। फिर रिपीट कर देता हूं दोस्तों कि जब ये अपने दादा मैसाचुसेट्स आ गए, जहां उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी दोस्तों। हालांकि बतौर लेखक अगर हम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के पहचान की अगर हम बात करते हैं, उनके आंचलिक या ग्राम्य भाषा की मैं बात करता हूं, रूरल लैंग्वेज की बात करता हूं दोस्तों, उनके क्षेत्रीय भाषा की मैं बात करता हूं, तो वो अपने ज्यादातर अपनी क्षेत्रीय भाषा या रूरल लैंग्वेज के लेखक के रूप में इनकी पहचान बन गई लोगों के बीच में दोस्तों। लेकिन उनकी परवरिश जो है वो शहर में ही हुई थी, ये भी ध्यान रखना। ओके, एज अ राइटर ही वाज ब्रॉट अप, उनका पालन पोषण हुआ इन दी सिटी, कहाँ? सिटी में। फर्स्ट स्टार्टेड हिज करियर एज अ टीचर, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने भी अपने कैरियर की शुरुआत जो है एक अध्यापक के रूप में ही की थी। इन दी बिगिनिंग, शुरुआत में, जस्ट लाइक हिज मदर। ओके, तो यहां पर इसकी दोस्तों कुछ हिंदी दी है, आप इसके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अपने आप से दोस्तों। ओके, कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जन्म जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुआ था। फ्रॉस्ट के पिता एक शिक्षक थे, जो बाद में सैन फ्रांसिस्को की एक डेली न्यूज़पेपर के अखबार में क्या हो गए थे दोस्तों? संपादक हो गए थे। यहाँ पर कि जो है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने भी सैन फ्रांसिस्को में टैक्स कलेक्टर के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनको किसी तरीके की सफलता वहां पर नहीं मिली, और पिता की असमय मृत्यु के बाद फ्रॉस्ट ने अपने दादा के पास मैसाचुसेट्स आ गए, जहां उनकी शिक्षा दीक्षा जो है हुई थी दोस्तों। अब फादर बट सून अंडरस्टूड, ओके, डैट इज नॉट फील्ड, ओके, हिज इंडिपेंडेंट राइटिंग। अब यहां से दोस्तों उनकी, सोचिएगा, कहते हैं जब हमारे मन का काम, हमारे सेटिस्फैक्शन का जब कोई काम नहीं मिलता है, तब तक हमारा किसी तरीके से कहीं पर भी मन नहीं लगता दोस्तों। अब हुआ क्या दोस्तों, इन्होंने शुरुआत तो एक अपने करियर की शुरुआत तो एक शिक्षक के रूप में की थी, लेकिन जल्द ही इनको समझ आ गया इस बात के लिए कि उनका क्षेत्र स्वतंत्र लेखन के लिए नहीं है दोस्तों ये। ओके, अब क्या हुआ, लिटरेचर क्रिएशन की ओर हम लोग जाते हैं। इनका कुछ साहित्यिक सृजन था दोस्तों, कि अमेरिकन क्रिएटिव थे, जिनका नाम था दोस्तों, ओके, रैंडल जैरेल। क्या नाम था? फिर रिपीट कर देता हूं, एक अमेरिकन क्रिएटिव थे, और जिनका नाम था दोस्तों रैंडल जैरेल। जो रैंडल जैरेल ने फ्रॉस्ट की रचनाओं के बारे में कुछ लिखा था दोस्तों। अब क्या रोट आप फ्रॉस्ट वर्क, जो भी फ्रॉस्ट ने अपने वर्क लिखे थे उनके बारे में कुछ क्रिटिक किया, आलोचना की, यानी कि उनकी समीक्षा की दोस्तों। डेट के फ्रॉस्ट वाज द ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोइट ऑफ द 20th सेंचुरी दोस्तों। किसने कहा था? कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में ये शब्द किसके द्वारा कहे गए, तो रैंडल जैरेल के द्वारा कहे गए थे। किसके द्वारा? रैंडल जैरेल के द्वारा दोस्तों। क्या कहा गया था? कहा गया था कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट 20वीं सदी के महान अमेरिकी कवियों में से सबसे ज्यादा महान कवि हैं दोस्तों। वे महान जीवन मूल्यों वाले लेखक थे, यानी कि वो अपने जीवन के मूल्यों को बड़ी बारीकी से दोस्तों समझते थे, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ओके, यानी कि ही वाज अ राइटर विद ग्रेट वैल्यूज ऑफ लाइफ, दे the way in which he portrayed the life of
द कॉमन मैन विद इजी वाज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर अदर क्रिएटर्स। तो दोस्तों यहाँ से समझिएगा कि जिस तरीके से उन्होंने आम इंसान के जीवन को सहजता से डिपिक्ट किया था दोस्तों, चित्रित किया था, वो अन्य रचनाकारों के लिए, जो अन्य रचनाकार थे, क्रिएटिव थे दोस्तों, उनके लिए बहुत दूभर कार्य था, दुष्कर कार्य था, कठिन कार्य था दोस्तों। उनकी भाषा का प्रभाव इतना सहज था, इतना सरल था कि कोई भी उनकी लैंग्वेज को बहुत आसानी से समझ सकता था। हम कह सकते हैं सो स्मूथ, अर्थात द फ्लुएंसी ऑफ हिज लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा की जो सहजता थी, फ्लुएंसी थी दोस्तों, वो सो स्मूथ, बहुत ज़्यादा स्मूथ थी, डेट दी डायलॉग्स इन हिज प्लेज कम टू लाइफ। दोस्तों उनकी एक एक बात अपने, क्योंकि रॉबर्ट ली फर्स्ट इम्पॉर्टेंट तो ही हैं, इनके कुछ इस बायोग्राफी के बाद में हम दोस्तों इनके ऊपर एक लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस का पूरा सेट मल्टीपल चॉइस का लेकर के आएंगे। ओके, उसमें आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। पहले इसे ध्यानपूर्वक लास्ट तक, इसको आधे घंटे तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ को या किसी भी सब्जेक्ट पर आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ नहीं लगोगे, तब तक आपको आपकी मंजिल मिलने वाली नहीं है। क्योंकि दोस्तों एक बात मैं बता दूं, चीज़ें अब आसान नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है अब। ओके, और हर एक विद्यार्थी जो है एक से बढ़कर के एक है, बहुत रातों को जाग करके मेहनत करने में लगा हुआ है दोस्तों। तो सोने में अपने समय को बर्बाद ना करिए, अभी से ही अपनी तैयारी को सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से शुरू कर दीजिए दोस्तों, जिसका रिजल्ट आपको जो है पीजीटी का नोटिफिकेशन आने पर मिलेगा। अगर हम बात करें दोस्तों, उनकी भाषा का प्रवाह इतना सहज था कि उनके नाटकों में संवाद बहुत सहज ही उठते थे। और फ्रॉस्ट ने मूलतः कविताएं और नाटक लिखे, जिनमें उनकी प्रमुख, अर्थात फ्रॉस्ट ओरिजिनली जो उन्होंने लिखा था दोस्तों, वो क्या, ज़्यादातर जो है उन्होंने अपने नाटक, और उनमें से भी क्या था दोस्तों, उनकी प्रमुख कविताएं और रचनाएं थी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये थोड़ा सा उसका हिंदी है, जो अभी हम इंग्लिश में आपको बता रहे थे, उसका यहाँ पर हिंदी हमने कहा नहीं, डुअल्ट लैंग्वेज में है पूरा का पूरा दोस्तों। तो यहाँ से आप हिंदी को लिख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे इंग्लिश को, यानी कि उनके पूरे जीवन परिचय को आप हिंदी में भी समझ सकते हैं दोस्तों। प्लीज कम टू लाइफ एंड फर्स्ट ओरिजिनली रोड पोएम्स एंड प्लेस द मेजर वर्क इंक्लूडिंग, उसमें कुछ इनके बहुत ज़्यादा मेजर वर्क इंक्लूड थे दोस्तों। अगर हम इनके पोएट्री कलेक्शन की बात करें, कविता संग्रह की बात करें, तो दोस्तों अब वॉइस बिल 1913 में आया था। एक एक इनके पोएट्री कलेक्शन को ध्यान से सुनिए और बार बार इनको हमारे साथ ही कहते चलिएगा, और दोस्तों उम्मीद करता हूँ 5 से 10 मिनट के अंदर ये मेमोराइज हो जाएंगी। ओके, आप वॉइस बिल 1913 में आई थी। ओके, इसके बाद नॉर्थ ऑफ बोस्टन, ओके, आफ्टर एप्पल पिकिंग 1915 दोस्तों। इसके बाद में अगर हम जिक्र करें दोस्तों, यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा, सी एच बन गया है, सी एच ना होकर के दोस्तों हमारा यहाँ पर होगा नॉर्थ। ओके, नॉर्थ ऑफ बोस्टन इनकी कविता का नाम था। तो नॉर्थ ऑफ वॉइस बिल, नॉर्थ ऑफ बोस्टन। तो इसके बाद में दोस्तों ओके, आफ्टर एप्पल पिकिंग, कौन सा, आफ्टर एप्पल पिकिंग 1915 में आई थी। ओके, इसके बाद में दोस्तों द डेथ ऑफ हियर्ड मैन, ओके, मैंडिंग बॉल, माउंटेन इंटरवल दोस्तों। इसके बाद में सिलेक्टेड पोएम, इनकी पोएम्स आई थी 1923 में, न्यू हैम्पशायर दोस्तों 1923 में, और इसके बाद द लोन स्ट्राइकर 1933 में, और नेक्स्ट दोस्तों फ्रॉम स्नो टू स्नो 1936 में दोस्तों। ओके, तो यहाँ से दोस्तों आप अच्छे से समझिएगा कि कौन कौन सी, यानी कि दी लोन स्ट्राइकर 1933 और फ्रॉम स्नो टू स्नो 1936 और एफोरसेड 1954 में दोस्तों आई थी। एफोरसेड की बात करेंगे तो 1954 में दोस्तों ये आई थी, और इन द क्लेयरिंग 1962 में आई थी। यू केम टू जो आया था इनका ड्रामा दोस्तों, वो 1964 में ये भी आया था। अब वे आउट ड्रामा जो था वो 1929 में दोस्तों इनका आया था। फिर रिपीट कर देते हैं
नाटक की अगर बात करते हैं, इनके ड्रामा की बात करते हैं, तो देखो कम यू कम टू कम 1964 तक तो यहाँ तो इनकी क्या चली दोस्तों, हम बात करें कविताएं चली थी। अब इन्होंने कुछ प्लेज भी लिखे थे दोस्तों, कुछ नाटक भी लिखे थे। इनमें सबसे पहला नाटक इनका कौन सा था दोस्तों, अवे आउट अवे आउट ड्रामा। ओके, एकांकी नाटक था दोस्तों, जो कि 1929 में आया था। द कॉज इन द कॉन, ओके, ये भी इनका एक एकांकी नाटक था, यानी कि द कॉज इन द कॉन अगर हम बात करें, ये भी 1929 में। और फिर नेक्स्ट अ मास्क ऑफ रीजन आया था और अ मास्क ऑफ मर्सी आया था। बहुत सारे इनके जो है एकांकी आए थे। तो अब तो आपको अच्छे से दोस्तों समझ आ गया, ये भी क्या था, इनका एक एकांकी ड्रामा था, एकांकी नाटक था, जो कि 1929 में आया दोस्तों। आ मास्क ऑफ रीजन 1945 में दोस्तों आया है। द मास्क ऑफ मर्सी 1947 में, और द ऑनर ऑनर ओके इनका आया है। फिर इसके बाद में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो दोस्तों इनको कुछ सम्मान की बात करेंगे कि इनको कौन कौन से सम्मान दिए गए, जरा देखिएगा दोस्तों। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 31 टाइम। फिर रिपीट करता हूं इनको दोस्तों, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट को साहित्य में नोबेल प्राइज के लिए कितनी बार नामांकित किया गया था, 31 बार दोस्तों नामांकित किया गया था। वहीं जून 1922 में बैरमौथ के लीग ऑफ वुमेन्स क्लब में फ्रॉस्ट को पोएट लॉरेट ऑफ बैरमौथ चयनित किया गया दोस्तों। ये पॉइंट भी इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि अगर हम इस पॉइंट की दोस्तों बात करते हैं, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सो इन जून 19 यानी कि 1922 को द लीग ऑफ वुमेन्स क्लब ऑफ बैरमौंट। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर उन्होंने क्या करा कि ये जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट थे, तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट को जून 1922 को, कब दोस्तों, जून 1922 को बैरमौंट के लीग ऑफ वुमेन्स क्लब के फर्स्ट के पोएट लॉरेट ऑफ बैरमौंथ चयनित किया गया, जिनका न्यूयॉर्क टाइम्स में संपादन के में उनका विरोध भी किया गया था दोस्तों, अगर हम बात करें तो। ओके, तो यहां से दोस्तों सिलेक्टेड फर्स्ट एज द पोएट लॉरेट ऑफ बैरमौंट विच वाज अपोज्ड इन द न्यूयॉर्क टाइम एडिटोरियल। जो इसका न्यूयॉर्क टाइम एडिटोरियल था, उसने इसका विरोध भी किया। हाउएवर ऑन जुलाई 22 1961 फर्स्ट वाज डिक्लेयर्ड पोएट लॉरेट ओके ऑफ बर्मोंट बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो देखो दोस्तों, यहाँ से समझिएगा विरोध हुआ था हालांकि कुछ भी, लेकिन फिर भी इनको 22 जुलाई, कब दोस्तों, 22 जुलाई को 1961 को राज्य विधायिका के द्वारा प्रस्ताव पास करके एक विधेयक के जरिए फ्रॉस्ट को, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट को पोएट लॉरेट ऑफ बैरमौंट घोषित कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो फ्रॉस्ट का काव्य लेखन के लिए कुल 4 बार पुलित्जर प्राइज से भी सम्मानित किया गया। ये भी बात ध्यान रखना दोस्तों, यानी कि फर्स्ट हैज बीन अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज 4 टाइम्स फॉर पोएटिक राइटिंग। कितनी टाइम दोस्तों, 4 टाइम। अब कौन सी कविता के लिए इनको पुलित्जर, किन किन पोएम्स के लिए इनको जो है पुलित्जर प्राइज मिला दोस्तों, और कब कब मिला दोस्तों, ये 4 पॉइंट्स याद रखिएगा। 1924 में, 1931 में दोस्तों, और 1937 में। और इसके बाद दोस्तों इनको मिला था कि अगर हम बात करें 1943 में। ओके दोस्तों, कब कब मिला है, 1924 में न्यू हैम्पशायर के लिए मिला था। फिर रिपीट करता हूं दोस्तों, न्यू हैम्पशायर के लिए अ पोएम विद नोट्स एंड ग्रेस नोट्स के लिए इनको दिया गया था। अगर हम 1931 की बात करते हैं दोस्तों, तो कलेक्टेड पोएम्स के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया, सॉरी पुलित्जर प्राइज दिया गया दोस्तों। और 1937 में फॉर अ फॉर्दर रेंज के लिए, यानी कि फॉर्दर रेंज के लिए भी इनको पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया दोस्तों। तो अब आपको अच्छे से दोस्तों समझ आ रहा होगा। यहाँ से दोस्तों आप इसका हिंदी भी नोट कर सकते हो। ओके, अब और लास्ट जो है 1943 में दिया गया था, वो किसके लिए दिया गया था, फॉर अ विटनेस ट्री के लिए दोस्तों, इनके लिए नोबेल प्राइज दिया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
अगली नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलते हैं कुछ नई अपडेट के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। ओके, जय हिंद जय भारत दोस्तों। और दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोगों को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। लेकिन दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब तभी करना जब आपको कुछ इस चैनल से बेनिफिट हो, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। ओके दोस्तों, क्योंकि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं आपके टीजीटी पीजीटी के प्रिपरेशन में अपना कुछ बेस्ट योगदान दे सकूं इस चैनल के माध्यम से दोस्तों। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों।